आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे डावर। डावर मतलब मेहर। पहले जानिए डावर और डावरी में फ़र्क क्या है। डावरी क्या है? डावरी वो सामान है जो लड़के वाले डिमांड करके लेते हैं लड़की वालों से कि आप हमें कार दीजिए या बाइक दीजिए या फिर कोई ज्वेलरी दीजिए या प्रॉपर्टी की डिमांड हो या कोई और अदर सामान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डावरी। जो डिमांड करके लिया जाए वही डावर क्या है कि हस्बैंड वाइफ को कुछ अमाउंट पे करेगा इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। कि कंसिडरेशन क्या है कि उसने आपसे निकाह किया है। डावर इज दी टेक्निकल एंग्लो मोमडन टर्म, इट्स इक्विवेलेंट टू मेहर इन अरेबिक। मतलब क्या है कि जो डावर वर्ड है ये एक टेक्निकल एंग्लो मोमडन टर्म है जो किसके बराबर है? मेहर के बराबर। और मेहर कहाँ का वर्ड है? अरब का वर्ड है। इट्स एन अरेबिक टर्म। तो ये जो लाइन है ये एज इट इज़ हमारे क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी गई थी और पता करना था कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो इसको लर्न कीजिए। डावर इज अ टेक्निकल एंग्लो मोमडन टर्म। कि जो डावर है वो एक एंग्लो मोमडन टर्म है, वही मेहर जो है वो एक अरेबिक टर्म है। सो डावर इज समथिंग विच इज़ नॉट न्यू टू मुस्लिम लॉ बट इन प्री इस्लामिक अरेबिया इट वॉज प्रिविलेंट इन अदर फॉर्म्स। हम जानते हैं कि जो इस्लाम है वो अरब से ओरिजिनेटेड है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया मतलब इस्लाम के आने से पहले जो अरब था वहाँ पर भी उस समय पे भी डावर जैसी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनकी फॉर्म थोड़ी अलग थी। वे कुछ और तरीके से प्रिविलेंट थी उस समाज के अंदर। सो क्या है? इन प्री इस्लामिक एरा देयर वर टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज विच इंक्लूड डावर। मतलब दो प्रकार की मैरिजेस होती थी अरब के अंदर जो कि डावर को इंक्लूड करती थी, लेकिन अलग प्रकार से इंक्लूड करती थी। उसको थोड़ा चेंज करके इवॉल्व करके इस्लाम के अंदर डाल दिया गया था। सो देखिए, बीना फॉर्म ऑफ मैरिज और बाल मैरिज, दो प्रकार की मैरिज है। एक तो बीना फॉर्म ऑफ मैरिज और एक बाल मैरिज। अब बीना फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सी है? बीना फॉर्म ऑफ मैरिज वो मैरिज है जिसमें हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं? अलग अलग रहते हैं। मतलब मैरिज हुई, मैरिज के बाद वाइफ हस्बैंड के साथ उसके घर नहीं जाएगी, वो अपने पेरेंट्स के घर ही रहेगी और हस्बैंड कभी कभार विजिट करेगा उसके पेरेंट्स के घर उससे मिलने के लिए, तो उसे बोलते हैं बीना फॉर्म ऑफ मैरिज। वहीं बाल फॉर्म ऑफ मैरिज वो मैरिज है जिसमें निकाह के बाद वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ उसके घर जाएगी, तो उसे बोलते हैं बाल मैरिज। बीना फॉर्म ऑफ मैरिज one in which wife do not accompany her husband after marriage but stay with her parents house and her husband usually visited her। मतलब मैरिज के बाद वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाती, वो अपने पेरेंट्स के घर ही रहती हैं और हस्बैंड कभी कभार विजिट करता है उससे मिलने के लिए उसके पेरेंट्स के घर। इन बीना फॉर्म ऑफ मैरिज इट वॉज कस्टमरी टू पे गिफ्ट टू द वाइफ। बीना फॉर्म ऑफ मैरिज में एक कस्टमरी मतलब जो चलती हुई आई हैं प्रथाएं, उनके अकॉर्डिंग वाइफ को कुछ एक गिफ्ट देना पड़ता था विच वॉज नोन एज सदक। तो उस जो गिफ्ट दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? सदक। और वहीं वाइफ को किस नाम से बोलते थे? सदीका। सो बाल मैरिज क्या होगी? वाइफ अकम्पनी हस्बैंड आफ्टर मैरिज टू हिज मैट्रिमोनियल होम। कि वाइफ हस्बैंड के साथ चली जाती है उसके घर पे रहने के लिए टू द मैट्रिमोनियल होम। सो द हस्बैंड हैज़ टू पे सम अमाउंट टू द पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। तो हस्बैंड को कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती थी वाइफ के पेरेंट्स को इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। जैसे हम दुकान पे जाएंगे कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके बदले हम क्या देंगे? कुछ पैसे देंगे। तो वैसे ही सो हस्बैंड हैज़ टू पे सम अमाउंट टू द पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। तो जो एक अमाउंट पे की जाती थी वाइफ के पेरेंट्स को, इसको बोलते थे मेहर। द अमाउंट वॉज नोन एज मेहर। इट वॉज लाइक अ सेल प्राइस ऑफ द ब्राइड। तो ये जो मेहर था वो किस तरीके से था? अरब प्री अरेबिक पीरियड में कैसा था? ये था सेल प्राइस ऑफ द ब्राइड। और अब ये चेंज होकर इस्लाम में कैसे बना दिया गया कि वाइफ को हस्बैंड पे करेगा, उसके पेरेंट्स को पे नहीं करेगा पर वाइफ को पे करेगा। डावर इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज। मतलब आज के समय में जो मुस्लिम मैरिजेस होती हैं उसके अंदर डावर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको डावर इंक्लूड करना पड़ता है। सो इट इज़ गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन हस्बैंड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ। तो ये हस्बैंड के द्वारा पे किया जाता है वाइफ को। क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ। हस्बैंड ये शो करता है कि उसके मन में अपनी वाइफ के प्रति क्या है? रिस्पेक्ट है।
सो इट इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ मनी और प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड उसको पैसा ही दे, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी दे सकता है। सो ये कंसिडरेशन ऑफ मैरिज कि आपने मुझसे निकाह किया, इसके बदले मैं आपको कुछ पैसा या कुछ प्रॉपर्टी पे कर रहा हूँ, जो कंसिडरेशन है ऑफ मैरिज, मैरिज की कंसिडरेशन है महर और डावर। सो इट इज़ गिवन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। या तो ये हस्बैंड पे करेगा एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब मैरिज हुई है उसी समय पे, या फिर मैरिज के बाद आफ्टर मैरिज, और ऑन डिमांडेड बाय द वाइफ, या फिर जब वाइफ इसकी डिमांड रखेगी कि आप मेरा डावर मुझे पे कीजिए तो उस समय पे किया जाएगा। If dower is not paid and husband give divorce, then in that case husband have to pay the whole amount of dower immediately. मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, अब डाइवोर्स दे दिया और जो महर है वो अभी तक अनपेड है, हस्बैंड ने पे नहीं किया है, तो हस्बैंड को जैसे उसने अपनी वाइफ को तलाक दिया, उसके तुरंत बाद अपनी वाइफ को पूरा का पूरा जो डावर है, जो महर फिक्स की गई अमाउंट है, वो पे करनी पड़ती है। सो डावर इज प्लेस टू चेक द कैप्रिसियस यूज ऑफ डाइवोर्स बाय द हस्बैंड। अब इस्लाम में क्या है कि जो तलाक है ना, उसकी ज़्यादा पावर किसके पास है? हस्बैंड के पास है, और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है मुस्लिम्स में तलाक। जैसे तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, तो बहुत आसानी से हो सकता है तलाक। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ इंक्लूड की गई? डावर इंक्लूड किया गया। अब ये डावर किस तरीके से इसको मतलब डाइवोर्स को कंट्रोल करेगा कि हस्बैंड को ये होगा कि मैंने एक अमाउंट भी पे करनी है वाइफ को, तो एक बार तलाक देने से पहले क्या करेगा? सोचेगा कि मैं तलाक दूं या ना दूं। सो डावर इज प्लेस टू चेक द कैप्रिसियस यूज ऑफ डाइवोर्स बाय द हस्बैंड। केस था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 मोहम्मद जस्टिस। तो ये बहुत पुराना केस है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट केस है, और ये सीक्वेंस कि आप अरेंज कीजिए कौन सा केस पहले आया था फिर कौन सा बाद में, तो उस वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ? डावर अंडर द मोमडन लॉ इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी प्रोमिस्ड बाय हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर टू द वाइफ इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। अब डावर क्या है? मोमडन लॉ के अंदर डावर एक ऐसी अमाउंट है, ऐसी या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड प्रॉमिस करता है कि वो वाइफ को पे करेगा इन कंसिडरेशन। क्यों पे करेगा? कि आपने मुझसे निकाह किया, इसके बदले में आपको कुछ इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट आपको पे कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वो मनी भी हो सकता है। वेयर नो डावर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, या फिर जहाँ पे कोई भी डावर फिक्स्ड नहीं है और मेंशन नहीं किया गया निकाहनामा के अंदर एट द मैरिज सेरेमनी। मतलब जब मैरिज सेरेमनी होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसे निकाहनामा बोलते हैं। अगर उसके अंदर मेंशन नहीं किया एक्सप्रेसली, द लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डावर अपॉन वाइफ। नेचर ऑफ डावर, जो नेचर ऑफ डावर है इसको हम समझेंगे केस के द्वारा। सो हमीरा बीवी वर्सेस जोबेदा बीवी 1916, इसके अंदर जज थे वो थे लॉर्ड पार्कर। डावर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज टू द स्टेटस ऑफ मैरिज to such an extent if it is not specified at the time of marriage then it must be adjourned with the definite principles। कि डावर इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है मुस्लिम मैरिज का कि हस्बैंड को ये वाइफ को पे करना ही पड़ता है। अगर ये स्पेसिफाइड नहीं भी है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब भी कुछ प्रिंसिपल्स के द्वारा, मतलब जो कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या फिर जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं शरीयत के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि कितना डावर वाइफ को पे करना है, लेकिन कुछ अमाउंट तो वाइफ को पे करना ही पड़ेगा। गार्डेड एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज इट इज़ इन थ्योरी पेएबल बिफोर द कंज्यूमेशन। अगर इसको थ्योरेटिकल पढ़ें तो इसमें बोला क्या गया है कि डावर जैसे ही मैरिज हुई वो वाइफ को पे कर देना चाहिए, हस्बैंड के द्वारा पे कर देना चाहिए वाइफ को डावर। ऐसा नहीं कंज्यूमेशन, मैरिज कंज्यूमेट होने से पहले हस्बैंड वाइफ को क्या कर दे? डावर पे कर दे। लेकिन फिर भी इसके कुछ आगे डिवीजन हैं डावर के कि ज़रूरी नहीं है कि आप पे करें। मोस्टली होता भी नहीं कि तुरंत मैरिज के तुरंत बाद वाइफ को पे कर दिया जाए डावर, ऐसा होता भी नहीं मोस्टली। तो आगे इसके कुछ डिवीजन है, बट लॉ अलाउज इट्स डिवीजन इन 2 पार्ट्स। मतलब डावर को डिवाइड कर दिया है, एक तो प्रॉम्प्ट डावर है और एक डेफर्ड डावर है। डावर इज लाइक अ डेट ऑन हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू गेट इट सेटल्ड फ्रॉम हस्बैंड प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड इफ इट इज अनपेड। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाए और अभी तक वाइफ को पे नहीं किया गया हस्बैंड के द्वारा डावर, तो वाइफ क्या करेगी? अपने डावर को सेटल करेगी, मतलब अपने डावर को रिकवर करेगी। कहाँ से? हस्बैंड की प्रॉपर्टी से।
इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डावर फ्रॉम द केस ऑफ हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी। हुमेरा बीवी और जुबैदा बीवी जो है, इस केस के थ्रू कुछ एक पॉइंट्स निकले, 4 पॉइंट्स हैं कि डावर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज, कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मुस्लिम मैरिज का। सो इन केस डावर इज़ नॉट स्पेसिफाइड दैन इन इट शुड बी अर्जेंट बाय डेफिनाइट प्रिंसिपल्स। अगर निकाह नामा के अंदर डावर स्पेसिफाइड नहीं है, तब भी कुछ एक अमाउंट जो है वो हस्बैंड के द्वारा पे की जानी चाहिए वाइफ को। डावर इज़ अ डेट ऑन हस्बैंड, वाइफ कैन सेटल इट फ्रॉम द हस्बैंड प्रॉपर्टी, कि इन केस हस्बैंड की डेथ हो जाए और हस्बैंड ने पे नहीं किया होता है डावर, तो वाइफ अपने डावर को सेटल डाउन कर सकती है हस्बैंड की प्रॉपर्टी से। वाइफ कैन कीप लाइन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड सो लॉन्ग एज डावर डेट इज नॉट सेटिस्फाइड, कि जब तक वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल कर सकती है, एज अ कोलेटरल रख सकती है, जब तक उसको डावर पे नहीं किया जाता। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डावर। अब काइंड्स ऑफ डावर को आप 2 पार्ट्स में पढ़िए। एक तो अमाउंट की, कि जो अमाउंट है वो निकाहनामे में मेंशन है या नहीं है, तो वो हो जाएगा स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। एज पर टाइम मतलब समय, कि डावर को पे करने का समय क्या है, मैरिज के समय पे किया जा रहा है, मैरिज के बाद पे किया जा रहा है, या फिर डेथ के टाइम पे किया जा रहा है, या फिर डाइवोर्स के बाद पे किया जा रहा है, या फिर वाइफ डिमांड करती है उस समय पे किया जा रहा है। तो ये हो गया आगे टाइम के बेसिस पे डिवाइड। तो जो स्पेसिफाइड डावर है उसी को हम टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कि प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। अकॉर्डिंग टू शिया स्कूल, महर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। शियाज के अकॉर्डिंग महर को इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। स्पेसिफाइड डावर क्या है, जिसको कि निकाहनामा के अंदर मेंशन किया जाता है कि इतने अमाउंट जो हस्बैंड है वो वाइफ को पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे निकाह किया है, तो ये स्पेसिफाइड डावर है। The amount of dower is fixed before the marriage, at the time of marriage और after the marriage। जो स्पेसिफाइड डावर है उसको आप फिक्स कर सकते हैं मैरिज से पहले, मैरिज के समय पे, या मैरिज के बाद। If parties are not competent to fix the amount of dower, मतलब competent नहीं है, competent means minor। In that case the parents और guardian of the parties will fix the amount, मतलब जो पार्टीज के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो उस अमाउंट को फिक्स करेंगे। इन दोज केसेस वेयर सन वॉज माइनर एंड महर वॉज फिक्स्ड बाय पेरेंट्स और गार्जियन, इन दोज केसेस ग्रूम विल बी लायबल टू पे द अमाउंट विच वॉज फिक्स्ड बाय देम। मतलब अगर ग्रूम जो है वो माइनर है और उस समय पे उसका निकाह कर दिया जाए और पेरेंट्स के द्वारा एक महर की रकम भी मेंशन कर दी जाए जो स्पेसिफाइड है महर के निकाहनामा के अंदर, तो जो लड़का है, जो हस्बैंड है, उसको पे करना पड़ेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट वाइफ को। वो उसको पे करने से मना नहीं कर सकता, वो उसके लिए लायबल है कि अब ये निकाहनामा के अंदर मेंशन है, चाहे वो पेरेंट्स ने या गार्जियन ने क्यों ना फिक्स किया है, लेकिन उसको वो पे करना पड़ेगा। In those cases where it is found that the specified dower amount is more than financial status of husband, even in those cases also the husband will be liable to pay the amount of dower। फाइनेंशियल स्टेटस जो हस्बैंड का वो कम है, लेकिन महर जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटस से ज़्यादा है, तब भी वो उसको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब निकाह हुआ था तो आपने उस अमाउंट पे एग्री किया था, तो अब आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा अपनी वाइफ को। अनस्पेसिफाइड डावर, देखिए स्पेसिफाइड था तो मतलब लिखित था, पहले ही निकाहनामा में मेंशन कर दिया गया था। अनस्पेसिफाइड डावर क्या है? अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर है जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया निकाहनामा के अंदर, या निकाह के समय वाइफ ने बोल दिया कि मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगी कि मुझे डावर दिया जाए, तो वो अनस्पेसिफाइड डावर है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डावर इज नॉट फिक्स्ड, जब अमाउंट जो है डावर की वो फिक्स्ड नहीं है और एक्सप्रेसली इट वाज सेड दैट वाइफ विल नॉट क्लेम फॉर डावर, या फिर वाइफ अपने आप से बोल दे कि मैं कभी भी डावर के लिए डिमांड नहीं करूंगी। Even in those cases also wife will be entitled to get some dower, मतलब उस समय पर भी वाइफ को कुछ ना कुछ डावर की अमाउंट पे करनी चाहिए विच इज़ नोन एज प्रॉपर डावर, कस्टमरी डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। मतलब जो अनस्पेसिफाइड डावर है उसी को प्रॉपर डावर बोलते हैं और कस्टमरी डावर बोलते हैं। मतलब ये जो अनस्पेसिफाइड डावर होगा इसको कैसे सेट किया जाएगा, इसको कस्टमरी तौर पे मतलब शरीयत के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा कि हस्बैंड कितना अपनी वाइफ को डावर दे। अगर डावर
स्पेसिफाइड नहीं है निकाहनामा के अंदर। प्रॉम्प्ट डावर, प्रॉम्प्ट डावर कौन सा डावर है? द डावर इज पेएबल बाय हस्बैंड टू द वाइफ इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज। मतलब प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होगा जो हस्बैंड वाइफ को पे करेगा मैरिज के तुरंत बाद। बट इफ इट इज नॉट पेड इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज, लेकिन अगर ये मैरिज के तुरंत बाद अगर पे नहीं किया जाए, देन इट शुड बी पेड ऑन द डिमांड ऑफ द वाइफ। तो ये जब पे किया जाएगा जब वाइफ डिमांड करेगी अपने डावर की। इफ डावर इज डिमांडेड बाय द वाइफ, अगर पत्नी ने डावर की डिमांड कर दी एंड इट इज नॉट पेड बाय हस्बैंड, देन इट विल बी डेट ऑन द हस्बैंड। वाइफ ने एक बार डिमांड कर दी डावर की और हस्बैंड ने उस डावर को पे नहीं किया, तो वो हस्बैंड के ऊपर क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा। If after demand of dower husband do not pay the dower, in that case wife can refuse to live with the husband as long as prompt dower is not paid। और अगर डिमांड करने के बाद भी हस्बैंड ने पे नहीं किया तो वाइफ हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है प्रॉम्प्ट डावर के केस में, जब तक उसको डावर पे ना कर दिया जाए। डावर, डेफर्ड डावर कौन सा डावर है? देखिए हमने पढ़ा स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर जो निकाहनामा में मेंशन है, अनस्पेसिफाइड डावर जो निकाहनामा में मेंशन नहीं हुआ, और प्रॉम्प्ट डावर वो डावर जो निकाह के समय पे या निकाह के तुरंत बाद या कभी भी जब भी वाइफ के द्वारा डिमांड किया जाए तब पे किया जाए। लेकिन डेफर्ड डावर कौन सा होगा? डेफर्ड डावर वो डावर होगा जो डेथ और डाइवोर्स पे, मतलब जब मैरिज एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तब पे किया जाएगा। सो इट इज पेड बाय हस्बैंड टू द वाइफ ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। जब मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी तब हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पे किया जाएगा। लाइक बाय डाइवोर्स और डेथ, मतलब या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए उसके बाद पे किया जाएगा, या फिर हस्बैंड डाइवोर्स दे दे उसके बाद पे किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेहर मुजल, क्या है इसका पढ़ लीजिए, डिलेड और डेफर्ड। नोट, प्रॉम्प्ट डावर कैन बी डेफर्ड डावर। जो प्रॉम्प्ट डावर है वो डेफर्ड डावर बन सकता है, जैसे कि प्रॉम्प्ट डावर पे नहीं किया गया और हस्बैंड की डेथ हो जाए, और उस समय पे जब तक हस्बैंड जीवित था तब तक वाइफ ने डिमांड भी नहीं किया, और फिर उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब उसके बाद जो डावर रह गया, जो पे नहीं किया गया था, अब वो क्या हो गया? वो ऑटोमेटिकली डेफर्ड डावर हो गया। तो जो प्रॉम्प्ट डावर है वो डेफर्ड डावर हो सकता है, लेकिन डेफर्ड डावर कभी भी प्रॉम्प्ट डावर नहीं हो सकता। बट डेफर्ड डावर कैन नॉट बी प्रॉम्प्ट डावर जस्ट बिकॉज इट इज डिमांडेड बाय द वाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द डावर इज अनपेड ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ हो जाए और डावर अभी तक पे नहीं किया गया है, इन दैट केस वाइफ हैव राइट टू रिटेन पोजेशन ओवर द हस्बैंड प्रॉपर्टी अंटिल द डावर डेट इज नॉट पेड, एंड दिस राइट इज अगेंस्ट ऑल हेयर्स एंड क्रेडिटर, बट शी कैन नॉट सेल मोर्टगेज द प्रॉपर्टी। क्या बोला गया है कि हस्बैंड की डेथ हो जाए और वाइफ को अभी तक डावर पे नहीं हुआ है, तो वाइफ क्या कर सकती है? हस्बैंड की प्रॉपर्टी से अपना डावर क्या कर सकती है? सेटल डाउन कर सकती है। मतलब जब तक उसको डावर डेट नहीं पे हो जाए तब तक वो क्या करेगी? हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन ले लेगी। सो हियर और क्रेडिटर्स, यहाँ पे जो ये वर्ड हियर्स और क्रेडिटर्स है, इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड के वंशज हैं वे, और जो क्रेडिटर हैं जिनसे हस्बैंड ने कभी कोई पैसा उधार लिया है, उनसे पहले डावर को ही सेटल किया जाएगा। अगर उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसके बाद हियर्स और क्रेडिटर्स के पास जाएगी। जो वाइफ है ना ही तो सेल कर सकती है ना ही मोर्टगेज कर सकती है प्रॉपर्टी को, जो डावर के डेथ को रिकवर करने के लिए उसने पोजेस की है। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स विच प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन फिक्सिंग डावर अमाउंट, ये कुछ पॉइंट हैं जिनको डावर फिक्स करते समय देखा जाता है कि कितना डावर फिक्स होना चाहिए, जैसे कि एज ऑफ ब्राइड, ब्यूटी, वर्च्यू, फॉर्चून, अंडरस्टैंडिंग, सोशल पोजीशन ऑफ फैमिली ऑफ विमेन, फादर, हर पर्सनल क्वालिफिकेशन, डावर गिवन टू हर फैमिली, फीमेल पैटर्नल रिलेशंस लाइक फादर, सिस्टर, पैटर्नल आंट्स एक्सेट्रा, पोजीशन ऑफ द हस्बैंड, ग्रूम पोजीशन, कि हस्बैंड का क्या स्टेटस है। अब हम पढ़ेंगे हिबा महर, रिमिशन ऑफ महर बाय वाइफ। मतलब यहाँ रिमिशन ऑफ महर बाय वाइफ का मतलब ये है, या तो वाइफ जो महर है उसको, जो रकम है उसको कम कर दे, या फिर एकदम ही मना कर दे, पूरी की पूरी रकम को माफ़ कर दे कि मैं आपसे कभी महर नहीं लूँगी, तो होता है हिबा महर, रिमिशन ऑफ महर बाय वाइफ। डावर इन सुन्नी सेक्ट, डावर इन शिया सेक्ट, सुन्नी और शिया सेक्ट के अंदर डावर की जो अमाउंट है वो अलग अलग है, तो उसको पढ़ते हैं। सो डावर इन सुन्नी सेक्ट, मिनिमम लिमिट 10 दिरहम, मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट।
नो एग्रीमेंट ऑफ महर इज ट्रीटेड एज वॉइड। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है महर का तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज जो वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। नो एग्रीमेंट ऑफ मैरिज इज ट्रीटेड एज वॉइड। इफ हस्बैंड डाई बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई और उससे पहले हस्बैंड की डेथ हो जाए, इन दैट कंडीशन ऑल्सो प्रॉपर डावर विल बी पेड। उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन के अंदर भी वाइफ को कुछ ना कुछ अमाउंट डावर की क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर होगी, मतलब कस्टमरी डावर पे किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज अमाउंट ऑफ मैरिज नॉट फिक्स्ड, अगर मैरिज के समय पे अमाउंट जो है महर की वो फिक्स नहीं की गई, देन आफ्टर दैट ओनली रीजनेबल अमाउंट विल बी फिक्स्ड एज प्रॉम्प्ट डावर। तो जो रीजनेबल अमाउंट होगी, जो ठीक अमाउंट लगेगी, जो हस्बैंड पे कर सकता है उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसे फिक्स किया जाएगा एज प्रॉम्प्ट डावर। डावर इन शियास एक्ट, अब शियास एक्ट के अंदर क्या है, मिनिमम लिमिट नॉट मेंशन। जो डावर है शियास एक्ट के अंदर उसमें मिनिमम लिमिट मेंशन नहीं है, लेकिन सुन्नीस के अंदर मेंशन है। वहीं सिया के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 दिरहम है। इफ हस्बैंड डाइज, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए मैरिज को कंज्यूमेट करने से पहले, तो कोई भी डावर पे नहीं किया जाएगा। इफ मैरिज हेल्ड विदाउट डिसाइडिंग एनी अमाउंट ऑफ डावर, मतलब मैरिज हो जाए लेकिन उसमें डावर की अमाउंट है उसको फिक्स ना किया जाए, डिसाइड ना किया जाए, देन होल डावर, पूरा का पूरा डावर कैसे मान लिया जाएगा, प्रॉम्प्ट डावर मान लिया जाएगा। मतलब निकाह के बाद उसको डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद जितना भी डावर होगा वो पे कर दिया जाएगा। हमारा जो डावर का टॉपिक है वो यहीं पे हम एंड करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।